चमोली के वाण गांव में पूजा अर्चना के बाद सिद्धपीठ लाटू मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। सीएम धामी ने लाटू धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी लाटू धाम पहुंचे, उन्होंने सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन किया। सीएम धामी ने लाटू मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आयोजित सभा का आगाज मां नंदा और लाटू देवता के जयकारे के साथ किया। सीएम धामी ने कहा कि यहां पर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जाएंगी ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो सके और ये धाम मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सके। कपाट खुलने के मौके पर मंदिर परिसर लाटू देवता के जयकारों से गुंजयमान हो उठा। लाटू धाम के आज दर्शन हुए और ये सौभाग्य उनकी कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है। ये धाम हमारा विकसित हो, इसके आसपास हेलीपैड बने, अन्य सुविधाएं बने, पार्किंग बने। माँ नंदा राज्यात यात्रा भी हमारी होनी है, पूरे राज्य की एक हमारी यात्रा है। उस यात्रा के निमित्त भी सभी तैयारियां हम आगे बढ़ा रहे हैं। लाटू भगवान की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, माँ नंदा की कृपा से ये यात्रा हमारी ऐतिहासिक हो। उसके निमित्त सड़कों का निर्माण है, अन्य अवस्थापनाएँ हैं, स्कूलों के सौंदर्यीकरण हैं, अन्य जो हमारे पुल हैं वो सब बनने, जो भी अवस्थापनाएँ यात्रा को सुव्यवस्थित बना सकती हैं, उसके लिए सभी प्रयास आगे बढ़ाए जा रहे हैं। उधर चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन कर लिए हैं। धूप और बारिश भी आस्था के आगे नतमस्तक नजर आ रही है। तो चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा जोर पकड़ने लगी है। देश के कोने कोने से काफी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री में सबसे ज्यादा श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं 12 मई को 54,678 श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अभी तक 6,05,183 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा में दर्शन कर लिए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि अब तक कितने श्रद्धालुओं ने ये दर्शन किए हैं। तो 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम में दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ धाम की बात करें 2,48,548 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम की बात करें तो 1,22,130 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम की बात करें 1,04,300 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम पहुंचकर दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 1,30,205 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन पूजन कर लिया है। तो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और चारधाम यात्रा में बदलते मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 6 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा में पहुंचकर दर्शन पूजन कर लिया है और लगातार यात्रियों का जो आंकड़ा है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से भी तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाएं चारधाम यात्रा के मद्देनज़र की गई हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। तो धूप और बारिश में भी लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहां पर श्रद्धालुओं के लिए की हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो चारधाम यात्रा में 12 दिन के अंदर 5.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार पहुंच चुका है। मौसम की चुनौतियों के बावजूद केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि कई श्रद्धालुओं से मुलाकात उन्होंने की, जिन्होंने कहा कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और बहुत कम समय में बाबा केदार के दर्शन कर लिए। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए
ऐसी कोई बात नहीं है। इस साल तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जिस तरह की व्यवस्था को लगातार उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, चाहे हमारा NH है, मोटर रोड है, चाहे पैदल मार्ग है जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जुलाई 2024 को, तो वो सब चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। ऊपर केदार धाम में भी सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। वहाँ पर टोकन सिस्टम से जिस तरह से यात्रा दर्शन किए जा रहे हैं, यात्री बहुत खुश हैं। हम भी लोग भी कईयों को मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमारे जो दर्शन है वो बहुत ही चंद मिनटों में हमारे दर्शन हो गए थे। तो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के नवनियुक्त उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने मंदिर समिति के मुख्यालय नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ में कार्यभार ग्रहण किया। BKTC के CEO विजय थपलियाल ने उन्हें विधिवत कार्यभार ग्रहण कराया। कार्यभार ग्रहण करने से पहले ऋषि प्रसाद सती ने नवदुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना और उसके बाद नरसिंह मंदिर में अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद ऋषि प्रसाद सती ने समिति के मुख्यालय में विधिवत कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोजित सभा में ऋषि प्रसाद सती द्वारा नगर के 9 वार्डों के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित भी किया गया। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी आतंकवादी घटना होगी तो भारत उसे एक युद्ध के रूप में देखेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब भी देगा। आगे उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था और हम अपने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी सेना ने नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारतीय सीमा के अंदर घुसने भी नहीं दिया गया और कई आतंकी ठिकानों को नष्ट भी कर दिया गया। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था, उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े। और जब उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 रेलवेज हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है। और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा और किसी भी तरीके से आतंकवाद को कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान प्रायोजित वो आतंकवादी कहलाएगा। और उसका उत्तर हम जिस प्रकार से आज दिया है इसी प्रकार का उत्तर हम आगे भी देंगे। तो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं जैसा कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है, इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को भी मिल रहा है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने भारतीय मुसलमान और धर्मगुरु का धन्यवाद करते हुए कहा कि जिस प्रकार से समूचा देश अपनी जाति धर्म भूलकर एकजुट होकर भारतीय सेना के साथ खड़ा है, ये सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम सिर्फ एक भारतीय हैं, हमारा धर्म देश और राष्ट्र की रक्षा करना है। हम सब ने देखा जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, वो निंदनीय, जितनी निंदा की जाए उस घटना की कम है। जिन बुजदिलों ने हमारे घर में घुसकर हमारी बहनों के सुहाग, हमारे बच्चों के सर से माँ बाप का साया खत्म किया, ऐसे लोगों को वो जिंदगी में नापाक हरकत ना कर सके और जहां से वो संचालित होते हैं ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि तमाम ऐसे टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट ट्रूप्स को नस्तो नाबूद कर दिया जाए। इन सब को मिटाने के लिए, इस नापाक सोच को, इस आतंक को, इस आतंकिस्तान जो गंदगी फैल रही है इसे साफ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। पूरा देश एक साथ खड़ा है, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है, सारे मजहब एक साथ खड़े हैं। हमारे यहाँ आपस में कई बार छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन जब देश का विषय आता है तो पूरा देश एकजुट होकर एक साथ खड़ा होता है। ए आबेरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, जब उतरा तेरे किनारे वो कारवां हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यूनान मिस्र रोमो सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दौरे जमा हमारा। कुछ बात तो है इस वतन की मिट्टी में,
कुछ बात अलग तो है इस वतन की मिट्टी में कि हम आपस में कितने भी इख्तलाफ हमारे हों, कितने भी विरोध हों, लेकिन जब देश की बात आती है तो भारत एक साथ एकजुट होते हुए नजर आता है। उधर अल्मोड़ा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद किए गए सीज फायर पर केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमले के बाद भी कार्रवाई की और फिर सीज फायर का निर्णय लिया। उन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार और चर्चा की जरूरत है। कुंजवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को सीज फायर के पीछे की सोच को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। ये आतंकवाद की घटना हुई जिसमें हमारे पर्यटक निर्दोष मारे गए, उसको लेकर के उसके बाद जो घटनाएं हुई और जिस तरह से सीज फायर हुआ, इन सब बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है सबको, और उसका एक जो वास्तविक निर्णय उसमें होना चाहिए कि इस कारण ये चीज़ हुई है। हम मानते हैं कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो सीज फायर हुआ उसके पीछे क्या सोच है, क्यों हुआ, क्यों हम पाकिस्तान के ऊपर गंभीरता से लड़ाई नहीं लड़ पाए, उनको हमने वो सबक नहीं सिखाने की कोशिश करी। तो हरिद्वार में 2027 के महाकुंभ की तैयारियां अब जोर पकड़ने लगी हैं। इस कड़ी में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने संत समाज से मुलाकात कर आशीर्वाद दिया और महाकुंभ की रूपरेखा पर विचार विमर्श भी किया। महाकुंभ जैसे विश्व स्तरीय आयोजन को लेकर सरकार की मंशा है कि इसे ऐतिहासिक, भव्य और दिव्य रूप में प्रस्तुत किया जाए और इसके लिए संतों का सहयोग सबसे जरूरी माना जा रहा है। मंत्री ने संतों से 2027 महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सुझाव मांगे और संत समाज के मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताया। आज जिला परिषद के अध्यक्ष गुरु जी कैलाशानंद जी से विषय पर काफी चर्चा हुई है और मुझे हमें पूरा भरोसा है कि जो यहाँ पर ये जो कुंभ होगा ऐतिहासिक होगा। हरिद्वार को उत्तराखंड का द्वार कहा जाता है। माँ गंगा के प्रति भी लोगों की एक आस्था है। इन सब विषयों पर चर्चा हुई है क्योंकि मेरा हरिद्वार से एक विशेष लगाव रहा है कि मेरा बचपन यहाँ पर बीता है और जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ मेरी कोशिश होती है कि सभी संतों को प्रणाम करूँ। आज अवधेशानंद जी से सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। सबसे पहले उनके आश्रम में गया था, फिर जगतगुरु आश्रम में आदरणीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मैंने लिया और आज रविंद्र जी के आश्रम में सभी संतों का आशीर्वाद लिया है। तो यात्रा व्यवस्था के नाम पर यमुनोत्री रोपवे का काम थम गया है। इतना ही नहीं, कार्यदायी संस्था ने रोपवे स्थल को कुछ महीने के लिए पेड पार्किंग और अस्थायी दुकानों के लिए सौंप दिया है, जिससे ग्रामीणों और तीर्थ पुरोहितों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण रोपवे के निर्माण कार्यों में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। मालूम हो कि यमुनोत्री धाम के लिए रोपवे 2006 से प्रस्तावित है। तब से ग्रामीण इस इंतजार में है कि जल्द रोपवे बनकर तैयार हो जाए, लेकिन कार्यदायी संस्था निर्माण कार्यों में लेट लतीफी करने में लगी हुई है। अप्रैल से जून तक तेज गति से निर्माण कार्य होना था, लेकिन काम रोककर कार्यदायी संस्था ने निर्माण स्थल को किराए पर पेड पार्किंग और अस्थायी दुकानों के लिए दे दिया है। जी, मेरा नाम बागेश्वर उनियाल, मैं पूर्व में मंदिर समिति प्रवक्ता और पुरोहित महासभा का अध्यक्ष भी रह चुका हूं। अभी वर्तमान जो स्थिति है, जो रोपवे का जो काम है कब प्रारंभ हो जाना था और अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, उसको जो है वैकल्पिक पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये काम कब प्रारंभ कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी समय है हमारे पास कि हम इसको अभी प्रारंभ कर दें, क्योंकि बाद में जो है अब 2 महीने बाद बरसात, वैसे भी आजकल भी बरसात चल ही रही है और 2 महीने बाद बरसात में बिल्कुल भी काम की फुर्सत नहीं हो पाएगी। मैं रणवीर राणा समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं और यहां पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों द्वारा जो शिकायत आ रही है कि यहाँ पर जो रोपवे की जो जगह है वो किराए पर दिया गया है। यदि ऐसा हुआ तो इसका संज्ञान लिया जाएगा। हम जिलाधिकारी महोदय से अभी तत्काल बात करेंगे
और एसडीएम साहब से भी मैं बात करूंगा, यदि ऐसा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। जय श्री यमुने। मैं पवन नंदियाल, पूर्व उपाध्यक्ष मंदिर समिति यमुनोत्री, तीर्थ पुरोहित रावल यमुनोत्री धाम। रोपवे को लेकर के जो गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, इनका हम भी समझ नहीं पाया, क्योंकि 2006 से प्रस्तावित रोपवे का कार्यकाल भी, रोपवे के लिए जो लैंड ट्रांसफर की थी उस समय में श्री पंच पंडा समिति यमुनोत्री में सह सचिव के पद पर था। हमने ही यहाँ पर जो है कि जो लैंड थी इसको एक्वायर करवाया था। उस समय हमारे जो बद्रीनाथ धाम के टिमरी जी थे, उनके द्वारा ये एक्वायर की गई थी। और 2006 में जब ये लैंड का पूरा ट्रांसफर पर्यटन के नाम पर कर दिया गया था, उस समय यही वार्ता रखी गई थी। उसमें प्रस्ताव ये हमारे श्री पंच पंडा समिति और तत्कालीन जो प्रधान रतनमणि उनियाल जी थे, उनके और हमारे संयुक्त हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव बना कि इसमें 70% जो रोजगार होगा स्थानीय निवासियों का होगा। तो नशे और मादक पदार्थों से संबंधित मामलों में अंकुश लगाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। इसके तहत पुलिस ने आसपास वन क्षेत्र में उगे भांग के पौधों को नष्ट किया। लक्ष्मण झूला थानाध्यक्ष ने बताया कि कुमाऊं गांव से लगे वन क्षेत्र भूमि में भांग की खेती के नष्टीकरण के लिए 3 अलग अलग विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने वन क्षेत्र में उगे भांग के पौधों को नष्ट किया। थानाध्यक्ष पैथवाल ने कहा कि अभियान जारी रहेगा। तो हरिद्वार के प्रेमनगर घाट पर इन दिनों गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग गंग नहर में नहाने पहुंच रहे हैं, लेकिन ये राहत अब जानलेवा बनती जा रही। घाट पर बच्चे और युवक पुलों से गंग नहर में छलांग लगाते नजर आते हैं, जो अब आम दृश्य बन चुका है। तेज बहाव वाली गंग नहर में इस तरह की स्टंटबाजी किसी भी वक्त हादसे में बदल सकती है। प्रशासन की नाक के नीचे पुल से नहर में छलांग लगाने का ये खतरनाक खेल बेधड़क जारी है। घाट पर ना तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और ना ही कोई रोक टोक करने वाला दिखाई देता है। हरिद्वार में पहले भी गंग नहर में नहाते वक्त डूबने की कई घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ना तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए और ना ही निगरानी बढ़ाई गई। प्रेमनगर घाट अब स्टंट जोन बन चुका है, जहां हर दिन मौत से खेला जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हरिद्वार जैसे संवेदनशील धार्मिक शहर में सुरक्षा व्यवस्था यूं ही लापरवाह बनी रहेगी? उधर रुड़की पिरान कलियर थाना इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक गौ तस्कर को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लग गई, जबकि अन्य 2 गौ तस्कर भागने में कामयाब हो गए। वहीं घायल गौ तस्कर को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए गौ तस्कर का अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। तो लगातार गौ तस्कर से पूछताछ भी यहाँ पर की जा रही है और उसके आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ उसके जो 2 अन्य साथी फरार हुए हैं, उनके बारे में भी जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। जिसको थाना कलियर के रोडाहड़ी के पास, जो गांव के पास में एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग वहाँ गौवंश को काट रहे हैं, उसके बाद उसका वहाँ से सप्लाई किया जाना। तत्काल पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए रोडाहड़ी के जंगलों को घेर के इन लोगों को जो पकड़ने की कोशिश करी। इनके द्वारा भागने की फिराक में पुलिस के ऊपर फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल इनको न्यूट्रलाइज किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में एक व्यक्ति, जो अभियुक्त है नौशाद, उसको पकड़ा जा सका है। हालांकि उसकी पैर में गोली लगी थी। तत्काल पुलिस के द्वारा उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। बाकी 2 अन्य व्यक्ति जो भी फरार चल रहे हैं उनके। तो रुड़की गंगनहर कोतवाली इलाके में 2 युवकों की दबंगई सामने आई, जिसमें 2 युवक बीच सड़क पर एक युवक को पीटते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा जा रहा है। वहीं मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक दुकान के बाहर बैठकर फोन पर बात कर रहा था और 2 युवक अचानक से आए और जमकर युवक के साथ मारपीट करने लगे, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक के परिजनों ने मामले में पुलिस को तहरीर दी। पुलिस का कहना है कि घटना की जाँच पड़ताल की जा रही है। उधर रुड़की के भगवानपुर थाना इलाके के डाडा जलालपुर गांव में 2 पक्षों के बीच बाइक खड़ी करने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष को देखते हुए पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च निकाला, ताकि गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे। एसपी देहात ने कहा कि कुछ बच्चों के बीच मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें कई घायल हुए थे। फिलहाल गाँव में शांति व्यवस्था बनी हुई है। मौके पर दोनों पक्षों को बैठाकर समझा दिया गया है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, वहाँ बाइक लगाने को लेके बता रहे हैं, एक छोटा-सा इश्यू था, उसमें लड़के आपस में तो इलाके में तो शांति व्यवस्था है, बाकी उनको बोला है कि आप अपना मेडिकल कराएँ और अभी किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं आई है। आपस के नोन हैं, परिचित हैं, बस एक छोटे से मामले को लेके झगड़ा बताया जा रहा है। अभी पुलिस वहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर ये झगड़ा हुआ, वहाँ पर शांति व्यवस्था है, छोटा-सा इश्यू था और बीच बचाव में कुछ लोग आए बच्चों के झगड़ों में, तो शायद कुछों को चोटें आई हैं, वो अपना मेडिकल जो भी करा रहे हैं, हमें तहरीर मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग सहित मजदूर हितों से जुड़ी समस्याओं के समाधान को मजदूर संघ ने यात्रा मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। मजदूर यूनियन के अध्यक्ष के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी से घोड़ा खच्चर डंडी कंडी मजदूरों की रोटेशन व्यवस्था का संचालन ईमानदारी और मजबूती से किया जाए। जिला पंचायत द्वारा बीमा शुल्क के नाम पर घोड़े खच्चर चालकों से जो 50 रुपये लिए जा रहे हैं, उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है। अभी तक किसी भी घोड़े खच्चर चालकों को उनके मृत घोड़े का मुआवजा राशि 50,000 रुपये नहीं दिया गया है, जो कि तत्काल दिया जाए। यात्रा मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन में मांग की है कि जिला पंचायत द्वारा फूल चट्टी में इको टैक्स के नाम से जो बैरियर लगाया गया है, उसे तत्काल वाहन चालकों के जनहित में हटा दिया जाए। आज में बड़े भाई अरविंद रावत के नेतृत्व में जो मजदूर यूनियन और यमुनोत्री धाम यात्रा व्यवस्थाओं पर जो है बैठक की गई, मीटिंग की गई, जिसमें यमुनोत्री धाम यात्रा व्यवस्थाओं पर जो है चर्चा की गई। सबसे पहले इसमें जो रोटेशन व्यवस्था पर चर्चा की गई कि जो घोड़े खच्चर और डंडी कंडी का जो है मजबूत और ईमानदार से जो है रोटेशन व्यवस्था चलाई जानी चाहिए, जो कि अभी तक जो है वर्तमान में ढिलाई बरती जा रही है। इसमें कई घोड़े जो है बिना रोटेशन के चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं, ये शासन प्रशासन इस पर अमल करे, मजबूती से पालन किया जाए। तो रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के टोडा खटका में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के परिजनों का आरोप है कि एक युवक उनकी बेटी को लगातार फोन कर परेशान कर रहा था, जिससे मानसिक तनाव में आकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक की तलाश की जा रही है। तो मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। तो रुड़की में ये घटना सामने आई। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली। तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।